लगभग 24 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसे काम को अंजाम दिया गया था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितनी डरावनी वो घटना थी उससे कहीं ज्यादा डरावनी पुलिस और प्रशासन की रवैया थी। पोस्टमार्टम से पहले ही पुलिस ने खुद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली थी। सबूत मिटाने की पूरी काम पुलिस ही कर रही थी। कथित तौर पर उस समय पटना पुलिस पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय अपराधियों को बचाने में लगी थी। दरअसल बात ये थी कि इस काम को करने वाला आदमी कोई और नहीं, लालू प्रसाद का साला और तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भाई साधु यादव था। कहा जाता है तब उस समय साधु यादव खुद ही सरकार हुआ करते थे, इसलिए पुलिस ने पूरी सच्चाई को ही बदल दी थी। हम बात कर रहे हैं शिल्पी गौतम मर्डर केस के बारे में। वैसे तो अदालत की फाइलों में शिल्पी गौतम मर्डर की केस सिर्फ एक सुसाइड के तौर पर दबा दी गई थी, मगर दावों के अनुसार सच्चाई कुछ और ही थी। तो आखिर क्या है इस शिल्पी गौतम मर्डर की कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार है, शिल्पी जैन और गौतम सिंह। इस घटना के समय शिल्पी की उम्र 23 साल थी। शिल्पी पटना के सबसे बड़े बिजनेसमैन उज्जवल जैन की बेटी थी। 1999 के आसपास उज्जवल जैन पटना में कमला नामक स्टोर के नाम से एक बहुत ही बड़ी कपड़ों की दुकान चलाया करते थे। बचपन से ही शिल्पी पढ़ाई में काफी तेज थी और पढ़ाई में तेज के साथ साथ काफी खूबसूरत भी थी। इन्होंने घटना से पहले ही मिस पटना का खिताब भी जीता था। घटना के समय शिल्पी पटना वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद कंप्यूटर क्लास कर रही थी। इस कहानी का दूसरा किरदार गौतम सिंह, वो भी कोई मामूली आदमी नहीं था। गौतम सिंह के पिता का नाम डॉक्टर वीएन सिंह था, जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ लंदन में रहते थे। समय समय पर वे लोग पटना भी आया करते थे। डॉक्टर वीएन सिंह लालू प्रसाद के काफी करीबियों में से एक थे, जो कि गौतम सिंह के पिता लालू प्रसाद के काफी करीबी थे। तो गौतम सिंह को भी राजनीति को करीब से समझने की मौका मिलता है और वो लंदन छोड़कर पटना में ही अपनी राजनीतिक में भविष्य बनाने में लग जाते हैं। 1999 के आसपास लालू यादव चारा घोटाले के आरोप में जेल में बंद थे, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी थी। लालू यादव के गैर मौजूदगी में राबड़ी देवी के भाई साधु यादव सत्ता चलाने में काफी अहम भूमिका निभा रहे थे। उस समय के तो लोग ये भी कहते हैं कि कहने को तो साधु यादव सिर्फ एक एमएलसी विधायक थे, लेकिन उस समय वही सरकार हुआ करते थे और बड़े से बड़े अधिकारी साधु यादव के आगे पीछे लगे रहते थे, जो कि गौतम सिंह और लालू यादव की फैमिली की जान पहचान काफी पुरानी थी। इस कारण गौतम सिंह को राजनीतिक में जगह बनाने की ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और बहुत जल्द ही उसकी जान पहचान साधु यादव से हो जाती है। साधु यादव के करीबी होने पर गौतम सिंह को पार्टी में जल्द ही नई पहचान मिलने लगती है और गौतम सिंह साधु यादव के साथ मिलकर पटना के मशहूर जगह फ्रेजर रोड में सिल्वर ऑक नाम का एक रेस्टोरेंट खुलता है। यानी साधु यादव और गौतम सिंह अब बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं। शिल्पी जैन और गौतम सिंह दोनों ही पटना के रहने वाले थे तथा इन दोनों का संबंध रसूखदार परिवार से था। और फिर एक दिन शिल्पी की मुलाकात गौतम से होती है और फिर उसके बाद वो दोनों एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और देखते ही देखते वो दोनों आपस में प्यार भी करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से भी ज्यादा चाहने लगते हैं और दोनों एक साथ रहने का प्लान भी करने लगते हैं। मगर इन दोनों की ख्वाब भी रह जाती है, क्योंकि 3 जुलाई 1999 की रात इन दोनों की लाश गांधी मैदान के अंतर्गत आने वाली एमएलए क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के गैरेज में मौजूद मारुति जैन कार में मिलती है। तो बड़े घर से आने वाले इन दोनों लड़का लड़की के मौत की खबर सुनने के बाद पूरे पटना में सनसनी मच जाती है और अब हर कोई जानने के लिए बेचैन हो जाता है कि आखिर इन दोनों की ये हालत किसने की है। जितना मुंह उतनी तरह की बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन सच्चाई क्या है वो आज तक कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इन दोनों के लाश मिलने के तुरंत बाद पटना पुलिस ने बिना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही इन दोनों की लाश को सुसाइड बता दिया। क्या ये सच में ऐसा ही था? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि पटना के फिजाओं में कुछ अलग ही बातें चल रही थी। चर्चा के मुताबिक 2 जुलाई 1999 को शिल्पी जैन रोज की तरह कंप्यूटर क्लास के लिए घर से निकलती है। घर से निकलते समय शिल्पी जैन ने एक सफेद कलर की कुर्ती पहनी हुई थी और फिर उसके बाद वह एक रिक्शा पर बैठ जाती है और फिर अपने कंप्यूटर क्लास की ओर निकल जाती है। अभी रिक्शा कुछ देर आगे ही गया था कि शिल्पी जैन के सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें बैठा हुआ एक लड़का शिल्पी जैन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। उस लड़के को देखते ही शिल्पी जैन बोलती है कि मैं अपने कंप्यूटर क्लास जा रही हूँ। जवाब में लड़का बोलता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ तक ड्रॉप कर सकता हूँ। कथित तौर पर ये लड़का और कोई नहीं बल्कि
गौतम सिंह का ही एक दोस्त था जिसे शिल्पी जान भी अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए शिल्पी जान रिक्शे वाले को किराया देकर उस लड़के के साथ कार में बैठ जाती है। कार कुछ देर तक तो शिल्पी के कंप्यूटर क्लास के तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद वह लड़का कार को दूसरी रास्ते की तरफ मोड़ देता है। कार मोड़ने पर शिल्पी जान पूछती है कि ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इस पर लड़का बोलता है कि हम अभी फुलवारी शरीफ की ओर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वाल्मीकि गेस्ट हाउस में गौतम सिंह रुका हुआ है और वो तुमसे मिलना चाहता है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दे कि फुलवारी शरीफ पटना से जुड़ा हुआ एक शहर है। वैसे तो आज फुलवारी शरीफ पूरी आबादी से भरी हुई है, लेकिन 90s के वक्त सुनसान जगह हुआ करती थी। पहले तो गाड़ी जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ती है तो ये देखकर शिल्पी जान घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही वह लड़का बोलता है कि हम गौतम सिंह के पास जा रहे हैं, तब वह आराम से बैठकर जाने लगती है। जबकि सच्चाई तो ये थी कि उस गेस्ट हाउस में गौतम सिंह मौजूद ही नहीं था। कहीं से ये जानकारी गौतम सिंह को लग जाती है कि एक लड़का शिल्पी जान को लेकर फुलवारी शरीफ के वाल्मीकि गेस्ट हाउस में जा रहा है। ये जानकर गौतम सिंह परेशान हो जाता है और तुरंत ही अपनी मारुति जन कार निकालकर उस गेस्ट हाउस की तरफ भागता है। गौतम सिंह की सबसे ज्यादा परेशान होने की वजह यह थी कि राजनीति में जुड़ने के कारण वो अच्छी तरह से जानते थे कि उस समय फुलवारी शरीफ नेताओं का अयाशी का आड़ा था। अनहोनी की आशंकाओं से घिरा हुआ गौतम सिंह वाल्मीकि गेस्ट हाउस के पास आता है और देखता है कि शिल्पी एक कमरे में बंद है और बाहर कई लोग उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखकर गौतम सिंह भागता हुआ अंदर जाता है और वहां मौजूद लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद लोग गौतम सिंह की एक भी बात नहीं सुनते हैं और उल्टा गौतम सिंह को ही मारने लगते हैं। गौतम सिंह को मारने पीटने वाले कोई दूसरे लोग नहीं थे, बल्कि गौतम सिंह के जानने वाले बेहद करीबी के ही नेता थे। गौतम सिंह उनसे रहम की भीख भी मांगते हैं, लेकिन वो लोग गौतम सिंह की एक भी नहीं सुनते हैं और फिर उसके बाद शिल्पी के साथ बड़ी ही बेरहमी से अपने काम को अंजाम देते हैं। शिल्पी के साथ दरिंदगी को अंजाम देने के बाद वहां मौजूद लोग शिल्पी और गौतम को गला दबाकर मार देते हैं और फिर इन दोनों की लाश को गौतम सिंह के गाड़ी में ही डाल देते हैं। उसके बाद कार रातों रात गांधी मैदान में लाकर एमएलए गैरेज के सामने खड़ी कर दी जाती है। इधर जब देर रात तक शिल्पी घर नहीं आती है, तब शिल्पी के परिवार वाले शिल्पी के रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करने लगते हैं। शिल्पी के खोज में आदमी भी लगाए जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी शिल्पी की कोई भी खबर सामने नहीं आती है। यहाँ तक कि शाम हो जाती है, लेकिन शिल्पी घर वापस नहीं आती है। थक हार कर शिल्पी के परिवार वाले स्थानीय पुलिस में जाकर शिल्पी की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। इसी के बाद ये भी मालूम पड़ती है कि गौतम सिंह भी गायब है और फिर इसके बाद इन दोनों की तलाश शुरू हो जाती है। दिन भर इन दोनों की खोज होती रहती है, लेकिन कहीं से भी कोई भी खबर सामने नहीं आती है। तभी अगले दिन यानी 3 जुलाई 1999 के रात के लगभग 9 बजे के आसपास पुलिस की कुछ टीम गांधी मैदान के एमएलए क्वार्टर के बांग्ला नंबर 12 के पास जाते हैं और जब गैरेज को खोलती है, तब गैरेज के अंदर पुलिस वालों को गौतम सिंह की वही मारुति जैन कार मिलती है। कार की तलाशी लेने के बाद ये मालूम पड़ती है कि कार के अंदर ही शिल्पी जैन और गौतम की लाश है। पुलिस के पहुंचने के बाद उसके कुछ देर बाद साधु यादव भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर हंगामा करने लगते हैं। इस बात की खबर आज तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ी है कि साधु यादव को एक खबर किसने दी कि गैरेज के अंदर लाश मिली है और फिर साधु यादव वहां आकर हंगामा क्यों कर रहे थे, और इस बात की भी आज तक खबर नहीं लगी है कि आखिर पुलिस वालों को किसने खबर दी कि गैरेज के अंदर कार है और उसमें शिल्पी और गौतम की लाश है। खैर, घर से तो शिल्पी एक सफेद कुर्ती पहन कर गई थी, लेकिन वहाँ पर कपड़े के नाम पर सिर्फ गौतम का टी शर्ट उसके शरीर पर था, जबकि गौतम बिल्कुल नंगी अवस्था में था। तब लोगों को करीब से देखने के बाद ये मालूम पड़ती है कि इन दोनों को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। शिल्पी के शरीर पर जूतों से पिटाई के निशान भी थे। साधु यादव के समर्थकों के बीच पुलिस तुरंत ही बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जबकि ढंग से तो ये होनी थी कि पुलिस वालों को सबसे पहले कार से सबूत इकट्ठा करे, मगर पटना पुलिस का एक कांस्टेबल उस कार को खुद ही चलाकर थाने तक लाता है। इस कारण कार के स्टीयरिंग पर मौजूद फिंगरप्रिंट मिट जाते हैं। वैसे तो अक्सर पुलिस पर हर बार काम को धीरे करने की काफी आरोप लगता है, मगर शिल्पी जैन और गौतम सिंह की इस हत्या के बाद एक अलग ही मिजाज देखने को मिलती है। अभी इन दोनों का
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया भी नहीं था, तभी पुलिस वाले ये ऐलान कर देते हैं कि इन दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुटने से हुई है। इधर रात के अंधेरे में ही उन दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम किया जाता है। अभी गौतम सिंह के परिवार वाले लंदन में ही थे कि उनके बिना इजाजत के ही पटना पुलिस के निगरानी में ही गौतम सिंह के बॉडी को रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस गौतम सिंह के अंतिम संस्कार में गौतम सिंह के कोई भी संबंधी शामिल नहीं हुए थे। अंतिम संस्कार के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब उसमें भी मौत के कारण को स्पष्ट नहीं दिखाया जाता है। हालांकि यह संभावना जरूर जताई जाती है कि इन दोनों की मौत जहर खाने से हुई है। अब पटना पुलिस भी अपने पिछले बयान से उलटते हुए बोलती है कि इन दोनों की मौत जहर खाने से हुई है। पटना पुलिस का दावा एक तरफ था, दूसरी तरफ लोगों का कहना यह था कि शिल्पी जैन के साथ सबसे पहले उसके शरीर को नोचा गया है और फिर उन दोनों को मार दिया गया है। पटना पुलिस के इस बयान से लोगों का गुस्सा बढ़ता जाता है और विपक्षी पार्टियां भी राबड़ी देवी को घेरनी शुरू कर देती है। बिहार सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि इस केस का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राबड़ी देवी का भाई साधु यादव है। इसलिए पटना पुलिस राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को बचाने की ही कोशिश कर रही है। बिहार सरकार से मामले की जांच सीबीआई द्वारा करवाने की मांग की जाती है। पहले तो इस बात पर बिहार सरकार कोई भी काम नहीं करती है, लेकिन जब जनता का आक्रोश बढ़ता है तब फाइनली 2 महीने बाद यानी सितंबर महीने में राबड़ी देवी इस केस को सीबीआई के हवाले कर देते हैं। इस मामले को अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई सबसे पहले शिल्पी जैन के वेजाइनल फ्लूइड को हैदराबाद के फोरेंसिक लैब में भेज दी जाती है। इसके अलावा फिर से हर पहलू की जांच सीबीआई द्वारा की जाती है। कुछ समय बाद जब हैदराबाद के फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आती है तब पटना पुलिस के दावे से उलट एक और खबर सामने आती है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पी जैन के साथ 1 से अधिक लोग बलात्कार किए थे, क्योंकि वेजाइनल फ्लूइड में 1 से अधिक लोगों के सीमेन मिले थे। इस रिपोर्ट के बाद अब सीबीआई साधु यादव के डीएनए जांच की मांग करती है। डीएनए जांच से बिल्कुल साफ हो सकता था कि शिल्पी जैन के शरीर पर पाए गए सीमेन किसके थे। डीएनए जांच के लिए साधु यादव से उसका ब्लड सैंपल मांगा जाता है, लेकिन साधु यादव अपना ब्लड सैंपल देने के लिए साफ मना कर देते हैं। कमाल की बात तो ये थी कि सीबीआई इस मामले में कानूनी मदद भी नहीं लेती है, नहीं तो वह साधु यादव को अपनी ब्लड सैंपल देने के लिए मजबूर कर सकती थी। लेकिन सीबीआई ऐसा कुछ भी नहीं करती है और फाइनली 2003 में सीबीआई एक क्लोजर रिपोर्ट सामने पेश करती है। सीबीआई रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि जांच में कुछ भी सटीक जानकारी नहीं मिला है और गौतम सिंह और शिल्पी जहर खाकर ही मरे हुए हैं। सीबीआई ने भी 4 साल बाद वही रिपोर्ट पेश की जो लाश मिलने के बाद पटना पुलिस ने पेश की थी। इसके बाद सवाल उठने लगता है कि अगर इन दोनों ने सुसाइड किया है तो फिर हैदराबाद के फोरेंसिक रिपोर्ट में शिल्पी जैन के शरीर पर 1 से अधिक लोगों के सीमेन का सैंपल कैसे मिलता है। तो सीबीआई की तरफ से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। दरअसल सीबीआई बताती है कि वो सीमेन नहीं बल्कि पसीना था। इसके बाद सीबीआई ने इस पूरे केस को सुसाइड का नाम देकर इस केस को बंद कर दिया। आपको क्या लगता है इन दोनों की हत्या जहर खाने से हुई है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।